इससे पहले वाले वीडियो में पूरा किया था वर्ड स्टडी को। हम बोले थे कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है और ग्रामर एक दिन पूरा करवा देंगे, तो वो आज करवा दे रहे हैं। हम लोग चौथे अध्याय में है, क्लास 9 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, कक्षा 9 बिहार बोर्ड अंग्रेजी जो पाठ्य पुस्तक है पैनोरमा पार्ट 1, उसका चौथा चैप्टर जो है, चौथा अध्याय, उसको पढ़ रहे हैं। तो C1 है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है, दिख रहा होगा। तो पहले जो बुक है उसका सवाल पढ़ लेते हैं। बुक का सवाल क्या है, तो ये है, वाई हैव ह्यूमन पॉपुलेशंस ऑलवेज बीन इन फ्लक्स। फ्लक्स यानी बता चुके हैं पहले वीडियो में, क्लास में, कि फ्लो में, प्रवाह में, बहाव में, कि एक निरंतर गति के साथ चलना। तो पूछ रहा है कि जो मानव आबादी है वो हमेशा कैसे प्रवाह में रही है, क्यों प्रवाह में रही है, मतलब क्यों इतने सालों से बनी हुई है। जो मानव की जो आबादी है इतनी सालों से क्यों बनी हुई है। हम लोग को पता है कि कितने सारे जीव हैं जो कि विलुप्त हो गए, खत्म हो गए, ठीक है, पर ऐसा मानवों के साथ क्यों नहीं हुआ, वही पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर पहले ही पैराग्राफ में था, ये भी दिया हुआ है, हम लिखे भी हैं लेकिन बता दे रहे हैं। अगर देखो पहला ही जो लाइन है वही है इसका आंसर। ह्यूमन पॉपुलेशंस हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स फॉर द सिंपल रीजन दैट एवरी डे सम पीपल डाई व्हाइल अदर्स आर बोर्न। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर दिन कुछ लोग जन्म लेते हैं और कुछ मर जाते हैं। तो जो लोग मरते हैं उनके जगह पर नए लोग आ जाते हैं, इसीलिए हमेशा जो जनसंख्या है वो बनी हुई है। तो उसको हम डिटेल में यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख लो। तो ह्यूमन पॉपुलेशंस हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स, जो मानव की आबादी हमेशा से प्रवाह में रही है। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट डेली सम पीपल डाई व्हाइल अदर्स आर बॉर्न। और इसके पीछे का कारण यह है कि हर दिन कुछ लोगों का जन्म होता है जबकि कुछ मर जाते हैं। हाउएवर इन पास्ट 100 ईयर्स, हालांकि कुछ विगत 100 वर्षों में, populations have grown very rapidly due to industrialization, modernization and advances in technology। तो ये जो यहाँ से हाउएवर से लगा के और टेक्नोलॉजी तक है, इसको लिखना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आंसर को चूँकि लॉन्ग है इसलिए हमने लिख दिया। तो यही है कि हालांकि विगत 100 वर्षों में जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और इससे कारण यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण, जो फैक्ट्री से सेटअप हो रही है उसके वजह से लोगों का जो डिमांड है, जो ज़रूरत है, वो कम पैसे में ही पूरा हो रहा है। इसका एग्जाम्पल जियो, जो कि इंटरनेट है। फिर से मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। एंड एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, और जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल फिर से वही, मोबाइल फ़ोन पहले बटन वाला आता था, अब स्मार्टफोन आ रहा है टच वाला। तो एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी। दूसरा सवाल आप भी देख लीजिए अपने बुक में, यानी तो यहाँ से, व्हाट डज द राइटर मीन बाई रिप्रोडक्टिव एज, हाउ डू पीपल रीच दैट एज। तो पूछ रहा है कि जो लेखक है वो रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, उससे इसको क्या तात्पर्य है लेखक को, और लोग कैसे उस उम्र तक पहुँचते हैं। रिप्रोडक्टिव एज यानी प्रजनन आयु, जहाँ जिस एज में कोई कैपेबल हो जाता है बच्चे जन्मने के लिए, ठीक है। तो वहीं देखो, द राइटर वांट्स टू से capability of giving birth to new ones by human being by the term reproductive age. Usually this age begins at 15 or 16 and lasts up to 50। तो क्या है प्रजनन आयु, हम बता चुके हैं। तो लेखक बताना चाहता है वो उम्र जब जो मानव है वो
किसी नए बच्चे को जन्म देने के लायक हो जाते हैं, ठीक है, जिसको रिप्रोडक्टिव एज की शुरुआत बोली जाती है। और जिस उम्र तक वो इस क्षमता के अधिकारी रहते हैं उसको रिप्रोडक्टिव एज का लास्ट में है, मतलब सो गया एंड फेज, सबसे अंत में। तो सामान्यतः ये जो एज है, ये आयु 15 और 16 से शुरुआत हो जाती है और 50 सालों तक चलती है। 50 पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा, महिलाओं में कम। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो आप पूछ सकते हैं कि इसीलिए पहले के दिनों में, पुराने ज़माना में जो बच्चों की जो शादी है वो बाल विवाह हो जाता था, यानी 15 और 16 की उम्र में शादी हो जाता था। अब ऐसा क्यों नहीं होता है? क्या है कि वो गलत है। देखो, ये होता ये है ना कि उस समय 15 या 16 साल की उम्र में कोई बच्चा को जन्म दे सकता है, लेकिन जो जन्म देने वाला है उसके शरीर का खुद अभी विकास नहीं हुआ रहता है, उसका शरीर अभी खुद डेवलपिंग रहता है। ठीक है, तो दिक्कत यही होता है कि पहले अपना तो ठीक से शरीर विकास हुआ नहीं है और दूसरे को चले हैं, इसीलिए ये गलत था 15 या 16 की उम्र में बाल विवाह, जिसको बढ़ा के अभी शादी ही एक जो पुरुष है यानी आदमी, सब तो आदमी है, लेकिन पुरुष यानी मेल, वो 21 साल की उम्र में उसकी शादी हो सकती है, यानी उससे पहले नहीं। और इसे कोई लड़की है उसका भी 18 साल कम से कम उम्र चाहिए। अब आगे, पीपल रीच दिस एज by taking nutrition, sanitation, proper health and capable for living in this world। और लोग इस उम्र तक कैसे पहुंचते हैं? तो साफ बात है भैया, 15-16 साल के हो जाइए। और 15-16 साल के होने के लिए क्या चाहिए आपको? 15-16 साल के साथ साथ आपको अच्छा शरीर भी चाहिए, न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व, सैनिटेशन यानी स्वच्छता, प्रॉपर हेल्थ यानी जो आपका स्वास्थ्य है वो ठीक ठाक होना चाहिए, एंड कैपेबल फॉर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, और आप इस जगत में रहने के लायक हो। मतलब जब तक आप रहते हैं तब तक आप हैं। एज ए चाइल्ड बिकम्स टीनेजर ही और शी हैज एंटर्ड द फेज ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। हम भी आशा करते हैं कि शायद आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अधिकतर टीनेजर्स ही होंगे। टीनेजर यानी किशोर, जिसका उम्र 13-14 साल से शुरू हो जाता है। तो जैसे ही कोई बालक, कोई जो बच्चा है वो टीनेजर में उसका शुरुआत होता है, ठीक है, तो उसके 1-2 साल बाद वो संभव हो जाता है बच्चे जनने के लिए। लेकिन पहले बता चुके हैं ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर का अभी खुद विकास हो रहा है, आप खुद अभी बढ़ रहे हैं, तो आप तो कैसे ढो सकते हैं? ये इसी प्रकार है कि आप कोई रास्ता पे जा रहे हैं और आपको अभी खुद 2 किलोमीटर चलना है और आप किसी दूसरे को अपने कंधे पर बैठा दें और बोले कि चलो हम तुमको तुम्हारे मंजिल तक पहुंचाएंगे, तो अभी आप खुद नहीं पहुंचे हैं तो दूसरे को कहाँ से पहुंचा देंगे? ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा सवाल है, व्हाट इज ह्यूमन मेड pollution, how has it affected America, how will it affect your locality। तो मानव जनित प्रदूषण क्या है, इसने अमेरिका को किस प्रकार प्रभावित किया है और किस प्रकार यह आपके लोकेलिटी यानी आपका जो गांव मोहल्ला है, आपका क्षेत्र है आसपास, उसको कैसे प्रभावित करेगा। प्रदूषण सब कुछ समझता है। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण जब जी अनडिजरेबल यानी अवांछित पदार्थ जब इस इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण में पहुंच जाते हैं तो उसको बोलते हैं भैया पॉल्यूशन फैल गया। जैसे में पानी है, पानी में मान लो को पानी है और उस साफ पानी रखे हुए हैं और उसमें
नाली का एक दो बूंद का कहीं से पड़ जाए तो क्या होगा, पानी पॉल्यूटेड हो गया, वाटर हैज बीन पॉल्यूटेड, और पानी प्रदूषित हो गई। तो इससे क्या हुआ, तो जो नाली का जो बूंद था वो अवांछनीय था, हम लोगों को नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो पानी में आ गया तो क्या हो गया, अनडिजायरेबल, प्रदूषण हो गया। हवा में ऐसे ही है, हवा में हम लोगों को मीथेन गैस नहीं चाहिए अपने सांस लेने में, लेकिन फैल गया तो क्या हो गया, पॉल्यूशन। तो इसका भी आंसर दिया हुआ है बुक में, खोजेंगे या नहीं खोजेंगे तब भी मिल जाए। देखो यहाँ पर है, द अमेरिकन गवर्नमेंट टू टेक अनदर एग्जाम्पल, ये वाला है, ठीक है, इसी में से है, हमने लिखा है। देखो तो ह्यूमन मेड पॉल्यूशन इज द पॉल्यूशन विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स बाय डूइंग ह्यूमन एक्टिविटीज। तो मानव जनित प्रदूषण के नाम से ही पता चलता है कि वो ये इस प्रकार का प्रदूषण है जो कि मानवों द्वारा बनाया गया है। क्यों और कैसे बनाया गया है, बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, जो हम लोग कार्य करते हैं, अपने कार्यों के दौरान हमसे बनते हैं प्रदूषण। कैसे, बाइक चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, बोल रहे हैं तो इससे भी प्रदूषण फैलता है, इससे उतना तेज नहीं फैलता है। लेकिन सोचिए आप किसी कमरे में बैठे हो और वहाँ पर 100 लोगों को ठूस दिया जाए और सब बोले तो वहाँ पे प्रदूषण फैलेगा ना। हाँ जी हाँ, नॉइज़ पोल्यूशन जैसे में डीजे से फैलता है, बहुत लाउड डीजे बजाएंगे आप तो क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। इतना प्रदूषण है, इतना मतलब आजकल तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, जल वायु, सॉइल पोल्यूशन है यानी मृदा प्रदूषण, मिट्टी खराब हो गया है फर्टिलाइज़र से। कोई किसान है वो अपने फसल को बहुत ज़्यादा उत्पादकता लेने के लिए खेतों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र उर्वरक डाल दिया तो मिट्टी क्या हो गया, मिट्टी प्रदूषित हो गई, वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं, इट इज़ मेनली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, गार्बेज एंड ओवर कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पुअर सैनिटेशन एक्सेट्रा। ये क्यों होता है, मेनली यानी इसका अगर मुख्यतः देखा जाए तो डिफॉरेस्टेशन से, वनों की जो कटाई है, वन काटे जा रहे हैं उससे, गार्बेज यानी कूड़ा कचरा फेंकने से, ओवर कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका ओवर कंजम्पशन, उनका अत्यधिक मात्रा में उपयोग। जैसे में कोयला है, कोयला क्या भैया है सीमित कि इतना है, इससे ज़्यादा नहीं निकलना है, लेकिन निकलता है। क्यों, हम लोगों के काम का है, इसीलिए उससे प्रदूषण फैलता है। कैसे, तो जहाँ पे जैसे निकाला जाता है उसके आसपास का एरिया खोखला हो जाता है ज़मीन के नीचे, इससे उससे डस्ट उड़ता है, डस्ट यानी धूल गर्दा, तो वो प्रदूषण फैला नहीं रहा है, फैला रहा है। पुअर सैनिटेशन, हमारे आसपास में अगर खराब स्वच्छता नहीं है, नाली में कीड़े पड़े हुए हैं तो क्या होगा, वो कीड़े आपके घर में भी जाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आपका या हमारे घर से उन लोग का कोई खास रिश्ता है कि नहीं इसके घर पे नहीं जाएंगे, ये अच्छा इंसान है, वो लोग को इससे तो मतलब नहीं है। फिर आगे, इट हैज़ अफेक्टेड अमेरिका बैडली, यहाँ से दूसरा प्रश्न जो है उसका शुरुआत होता है कि इस चीज़ ने अमेरिका को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, nearly 60,000 Americans die each year from respiratory diseases which is caused by human beings, human made pollution। बोला ये जा रहा है कि एस्टिमेट, एक आंकड़े के अनुसार करीब 60,000 अमेरिकी लोग हर साल ह्यूमन अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिजीज है, माफ़ करना, जो श्वास संबंधी जो रोग है उससे मारे जाते हैं, जो कि मानव द्वारा जनित प्रदूषण से होता है।
वो रेस्पिरेटरी डिजीज ह्यूमन मेड पॉल्यूशन से होता है। साथ में हर दिन 14 अमेरिकी लोग अस्थमा की वजह से भी मारे जाते हैं। अस्थमा यानी दमा, सांस फूलना, परेशानी, सांस लेने में परेशानी होना, उससे हर दिन 14 लोग मारे जाते हैं। तो अमेरिका में देख लो 60,000 लोग सिर्फ ऐसा ही, सिर्फ रेस्पिरेटरी डिजीज यानी श्वास संबंधी, सांस लेने में तकलीफ से, और 14 लोग अस्थमा से डेली। ये बहुत साल पहले का है बुक, तो समझ लो आज कितना बढ़ गया होगा वो। इसके आगे का हम लोग देख लेते हैं आगे का। देखो इसके बाद है इन माई लोकेलिटी। था ना, सवाल था कि भैया आपके लोकेलिटी में क्या हाल है, आपके आसपास में। तो देखो मेरे आसपास में द सिचुएशन इज नॉट वेल, परिस्थिति उतनी ठीक नहीं है। तुम भी जानते होंगे भारत में प्रदूषण उतना कंट्रोल में नहीं है। पीपल थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, लोग यहाँ वहाँ कचरा फेंक देते हैं। हैव पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज, स्वच्छता की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत कम है, ख़राब है। पीपल आर अनअवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय पॉल्यूशन और दे इग्नोर इट, लोग अनभिज्ञ हैं। अनअवेयर यानी अनभिज्ञ, यानी जानते नहीं हैं जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं प्रदूषण से, या नहीं तो उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी उनको मतलब ही नहीं है, भैया होने दो, जो होगा देखा जाएगा, वो वाला हाल है। People do not plant plants and usually depend upon government for cleanliness and sanitation. यहाँ के लोग जो है, अधिकतर लोग मेरे आसपास आप भी देखते होंगे, उनको अपने से खुद कुछ नहीं करना है। हमेशा हर चीज़ के लिए सरकारें को दोष देंगे कि सरकार को साफ़ सफाई करवाना चाहिए, सरकार को फैसिलिटी देना चाहिए, स्वच्छता करना चाहिए, सरकार को बहारवाना चाहिए रोड। अपने से खुद कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर सब कुछ सरकार ही करेगा तो आप किस लिए बैठे हैं। लोग प्लांट्स यानी पौधे भी नहीं लगाते हैं। ये प्लांट्स ही तो सुनने में लग रहा हो कि 2 बार प्लांट्स है, पर इसका मतलब ये हुआ कि पौधे लगाना। तो क्योंकि पौधों से ऑक्सीजन मिलता है, साफ़ होता है हवा। पौधे जो वाटर साइकिल है, जो जल चक्र है, उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा हमको लगता है। इसके बाद है चौथा सवाल। तो चौथा सवाल क्या बोलता है जी? चौथा सवाल बोलता है पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन एनवायरमेंटल चेंज, एक्सप्लेन विद एनी 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन सोसाइटी। जो जनसंख्या के जो आकार है और उसका ग्रोथ, रफ्तार, बढ़ने की रफ्तार, ये दोनों किसी भी इन्वायरमेंटल बदलाव में, पर्यावरण बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ये हम बहुत डिटेल से बताए थे। इसका एग्जाम्पल बताइए अपने 2 आसपास से, अपने समाज से, सोसाइटी से। तो देखो, यस पॉपुलेशन साइज एंड इट्स ग्रोथ अफेक्ट द सोसाइटी एडवर्सली। तो भैया पॉपुलेशन का जो जनसंख्या का आकार और इसका ग्रोथ किस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, ये दोनों किसी भी समाज को एडवर्सली यानी बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। पॉपुलस कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक्सेट्रा आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। भैया जो अधिक आबादी वाले देश हैं जैसे कि चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब इस समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत बड़ा आबादी से और बहुत रफ्तार से जो बढ़ रहा है आबादी, दोनों से। तो देखो इसका 2 एग्जाम्पल था। पहला एग्जाम्पल है, इन माई सोसाइटी ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन अ पॉन्ड नियर मी हैज़ बीन पॉल्यूटेड ड्यू टू ओवर ड्रेनेज ऑफ किचन वेस्ट एंड गार्बेज इन द पॉन्ड। तो भैया है क्या कि भैया मेरे आसपास हम बना कर लिखे हैं, और भैया असली में भी मेरे साथ ये घटना हुआ था, मेरे आसपास में ही। तो हमारे समाज में तालाब रहता है, हर जगह मंदिर है, बिहार में भी तो मंदिर है, तो वहाँ पे तालाब रहता है। तो हुआ ये कि इतना देखो, जब अधिक आबादी होगा तो भैया अधिक वेस्ट भी निकलेगा, क्योंकि भैया खाने वाले लोग अलग हैं, अधिक हैं। तो जो किचन वेस्ट है, जो जी रसोई घर का जो
वेस्ट पदार्थ है, चूहानी क्या और कचरा वचरा, ये सब तालाब में जाते गया और तालाब अब प्रदूषित हो चुका है, तालाब अब उतना साफ नहीं है। ये पहला एग्जाम्पल बता चुके हैं हम। ओवर ड्रेनेज यानी बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दिया है, सब उतना नहीं डालना चाहिए था। यहाँ पे रिवर भी लिख सकते हो। तो और क्या एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा है एज वी नो मोर पीपल रिक्वायर मोर स्पेस फॉर लिविंग, फॉर दैट अ ट्री वाज कट इन माई लोकेलिटी टू मेक हाउस एज दैट प्लेट। यानी हम लोग जानते हैं कि अधिक लोग जब होंगे तो उनको रहने के लिए जगह भी अलग अधिक चाहिए। एक घर में अगर 4 लोग हैं और उसी घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों के लिए कम से कम 2 या 3 कमरे चाहिए कम से कम, और वहीं 4 लोग 2 कमरे में आसानी से रह सकते हैं। तो स्पेस बढ़ गया ना जी। वही है कि मेरे आसपास मेरे समाज में एक पेड़ था, उस पेड़ को इसलिए काट दिया गया क्योंकि वहाँ पर घर बनाना था। वह पेड़ था तो पेड़ आसपास से हवा को साफ रखता था ना, अब काट दिया गया, अब रख पाएगा जी नहीं। ये हुआ। और भी आसपास देखोगे तो बहुत सारा मिल जाएगा उदाहरण। हो सकता है कोई बगीचा होगा, उस बगीचे को काट दिया गया, हो गया है कि नहीं। ठीक है, अब अंतिम जो सवाल है उस पे आते हैं। अंतिम सवाल क्या है जी। तो अंतिम सवाल है हाउ डू कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। व्हाट डज रिवर्स मीन्स हियर, हाउ हैज इट बीन पॉसिबल। तो जो ये देश हैं जो कि जैसे में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चीन, इजिप्ट, थाईलैंड, ये सब कैसे इन लोगों ने कैसे रिवर्स और स्लो डाउन किया है। रिवर्स यानी घटा दिया है अपनी आबादी को, यानी को कम कर दिया है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है रफ्तार है उसको। व्हाट डज रिवर्स मीन हियर, यहाँ पर रिवर्स जो शब्द है, रिवर्स यानी उल्टा देना, तो रिवर्स का यहाँ पर मतलब क्या है और ये कैसे संभव हो पाया है। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, हम फिर से बता चुके हैं। ये वाला देखो, पहले दिखा देते हैं हम जो लिखे हैं। देखो ये लिखे हैं, तो भैया इसके लिए बहुत सारा फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है। ये जो आबादी है, ये जो रफ्तार घट रहा है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर है ये वाला है। देखो मैनी फैक्टर्स है ना, हम बता चुके हैं पहले भी। मैनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर द रिमार्केबल डिक्लाइन। देखो यहाँ पे लिखा है हाउ डू दिस कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। जो जनसंख्या आबादी जो है, यानी जनसंख्या या आबादी, उसकी रफ्तार को इन देशों ने कैसे उल्टा दिया है या कैसे कम किया है। तो इसलिए क्या है भैया, ये देखो ये वाला है। तो मैनी फैक्टर्स से लगा के तुमको यहाँ तक लिखना है, वुमेन तक, लीगल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। बता चुके हैं हम हर एक शब्द का मतलब पहले से, इसलिए अब फिर से नहीं बताएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर बता दे रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, लिटरेसी यानी साक्षरता, मीडिया कैंपेन यानी मीडिया का जो अभियान है, अवेलेबल फैमिली प्लानिंग जो परिवार नियोजन है, कॉन्ट्रासेप्टिव से गर्भ निरोधक, इक्वल इकोनॉमिक यानी जैसे जैसे लोगों के पास समान आर्थिक अधिकार आ रहे हैं, पढ़ाई लोग पढ़ रहे हैं और वैध मौके मिल रहे हैं महिलाओं को भी पता चल रहा है, दुनिया के बारे में जान पा रही हैं उससे। तो यही है कि भैया आपको मॉडर्नाइजेशन से लगा के वुमेन तक लिख देना है। हम लिखे नहीं क्योंकि फालतू में समय भी लगता है और कोई मतलब भी नहीं रहता, क्योंकि बुक में पहले ही से दिया हुआ है, उसको सिर्फ लिख देना है। तो यहाँ पर जो दूसरा सवाल था मैनेज और स्लो डाउन का मतलब क्या है। देखो तो यहाँ पर मैनेज का मतलब है दिया हुआ है, और स्लो डाउन यानी जो जनसंख्या की जो रफ्तार है उसको उल्टा दिया है, माने जो जनसंख्या बढ़ रही थी उसको निगेटिव में ला दिया है, यानी अब जनसंख्या घट रही है। समझ में आ रहा है। मान लो कि 5% हर साल से
हर साल बढ़ रही थी आबादी, यानी इस साल 100 था को अगले साल 105 हो जाता है। तो -5 का मतलब क्या हुआ कि भैया आबादी घट रही है। ऐसे में चीन में क्या हुआ, चीन में अब आबादी घटेगी। भारत में भी 2000 हो सकता है कि 2060 के बाद घटने लग गई आबादी। और जो ये सारे जो देश थे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इसमें इनमें इन देशों में आबादी घट रही है। ये कैसे संभव हो पाया है, तो संभव हो पाया है दिस हैज बीन पॉसिबल ड्यू टू कॉन्सर्टेड गवर्नमेंट एक्शन। जो ठोस सरकार का जो कदम है और नीतियाँ हैं, जो नियम कानून लाए हैं सरकार, एंड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून लाए हैं जो सरकार ने इन देशों में। जैसे में उत्तर प्रदेश में अब योगी सरकार ने लाया है कि भैया जो भी 2 से अधिक बच्चे अब पैदा करेगा उसको सरकारी योजनाओं में, सरकारी नौकरी में समस्या होगा, प्रमोशन जल्दी नहीं मिलेगा। तो ठोस सरकार के कार्यों के द्वारा यह संभव हो पाया है, ये उसी वजह से संभव हो पाया है। ठीक है, तो 5 सवाल कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब सिर्फ ग्रामर बच रहा है, वो भी पूरा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, रिवाइज करते रहिएगा। अब चलते हैं और अंत में जय हिंद।